नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताज़ा तरीन और अपडेटेड आवाज समाचार, जहां पर मार्केट्स और कमोडिटीज के साथ साथ हम आपको बताएंगे देश दुनिया की अन्य खबरें। और हाँ जी, चुनाव का वक्त है तो राजनीति से जुड़ी खबरें भी होंगी यहां पर, वो भी ताज़ा और अपडेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जापान में ब्याज दरें बढ़ने से बिगड़ा बाजार का मूड। निफ्टी 200 से ज्यादा तो सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा टूटा। आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1% तक फिसला। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024 ज़्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। इस साल के आखिर तक आएगी भारत में बनी पहली चिप। न्यूज 18 के लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत समिट में बोले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा भारत 2029 तक दुनिया की टॉप 5 चिप इकोसिस्टम में होगा शामिल। इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है देश। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की अवमानना की कार्रवाई। रामदेव और बालकृष्ण को 2 हफ्ते बाद की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। 3% फिसला पतंजलि फूड्स। पीएम मोदी का दक्षिण दौरा हुआ पूरा। पलक्कड़ और सेलम में किया रोड शो। 400 पार का दिया नारा। कहा तमिलनाडु में बीजेपी को जन समर्थन ने उड़ाई डीएमके की नींद। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए करीब 9 लाख नई ईवीएम का हुआ प्रोडक्शन। पुरानी करीब 2.5 लाख को किया गया अपग्रेड। अब हर हफ्ते पायलट को आराम के लिए मिलेंगे 48 घंटे। नाइट फ्लाइट्स लैंडिंग की संख्या रहेगी सिर्फ 2। ड्यूटी आवर्स 8 से 10 घंटे ही तय। नए नियम 1 जून से ही होंगे लागू। डेडलाइन नहीं बढ़ेगी आगे। लोकपाल बनाने पर भी विचार। तो ढेर सारी खबरें हैं जनाब आज आपके लिए, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह का मूड माहौल आज बाजार में रहा, हम कहेंगे बाजार में एक तरह से जापानी सुनामी रही आज। क्योंकि जापान में ब्याज दरें बढ़ने से और आईटी में दबाव से आज बाजार का मूड बहुत ज्यादा बिगड़ गया। आज सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। देखिए आपके सामने यहां पर निफ्टी में 238 अंकों की गिरावट, 1% से ज्यादा। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, परसेंटेज टर्म में 1% से ज्यादा। तो ये बड़ी गिरावट आज इन 2 बड़े कारणों से रही। चलिए थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं बाजार की, समझते हैं अच्छे से बाजार का पूरा हाल। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, एक तो जापान से खबर आई, फिर बाकी और भी चीजें। क्या हुआ ऐसा बाजार के अंदर जिससे पूरा मूड माहौल बिगड़ गया? देखिए, मल्टीपल एक्शंस कह लीजिए आप। पहले तो आज जापान से रिलेटेड खबर, दूसरा एक बड़ी ब्लॉक डील टीसीएस में जिसका इम्पैक्ट आईटी में रहा। क्रूड 4% चल गया, तो क्रूड का इम्पैक्ट तो रिपरकशन होता है हर तरफ। तो उसमें एफएमसीजी आ गया, उसी में फार्मा आ गया, उसी में ओएमसीज आ गए, जहां पर एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। और ये तमाम इम्पैक्ट जो था वो ना केवल लार्ज कैप और बाकी इंट्रिंसिक वीकनेस चली रही है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स बनते चले गए, जिसके दम पर भारतीय बाजारों में आज प्रेशर रहा। मिड कैप स्मॉल कैप एक बार फिर से आज प्रेशर में रहे। 1-1.5% की बिकवाली वहां देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन वीकनेस साइड पर रहा। तमाम सेक्टर्स में आज बीएससी के बिकवाली का दौर देखने को मिला, जिसको लीड कर रहे थे तमाम वो सेक्टर जहां पर आईटी, न्यूज़ फ्लो वाला, एफएमसीजी जहां पर इम्पैक्ट था, प्लस आप इंफ्रा स्पेस देख लीजिए, या फिर आप ऑयल रिलेटेड स्पेस देख लीजिए, या फिर फार्मा देख लीजिए, जहां पर एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। तो ओवरऑल इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड, न्यूज़ बेस्ड ऐसे कई इवेंट्स हुए बैक टू बैक, जिसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला। बड़ा एक्शन पैक दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। तो डेफिनेटली शेयर्स में, सेक्टर्स में भी एक्शन भारी होगा। कहां सबसे ज्यादा हलचल रही सुमित? देखिए, कुछ अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए जहां पर आज थोड़ी सी हलचल आते हुए दिखाई पड़ी, तो निफ्टी में आपको गेनर तो दिखेंगे, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ गेन बहुत कम रहेगा। मिसाल के तौर पे बजाज ऑटो महज 1.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस लगातार तीसरा दिन 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% ऊपर और आयशर मोटर करीब 0.5% ऊपर। लेकिन बिकवाली की जो इंटेंसिटी होगी कहीं ज्यादा होगी। टीसीएस 4.5% नीचे, ब्लॉक डील का इंपैक्ट। बीपीसीएल 4.5% नीचे, सिप्ला 3.5% नीचे और टाटा कंज्यूमर 3.5% बिकवाली यहां पर रही। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पेटीएम सर्किट पे चल रहा है शेयर लगातार। टोरेंट पावर लगातार तेजी में, 6% की तेजी। सीजी पावर आखिरी में खरीदारी 2% और आरवीएन 0.5% के आसपास का उछाल। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में गुजरात गैस 4% नीचे, पतंजलि फूड, न्यूज़ फ्लोज के बीच में 4% नीचे, गुजरात फ्लूरो 4% नीचे
नीचे। L&T टेक 4% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। F&O में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस का दबदबा रहा, दोनों करीब 1-1.5% ऊपर रहे। मैक्स फाइनेंशियल और टीवीएस मोटर 0.5% ऊपर रहा, लेकिन गिरने वाले शेयरों में FMCG से कोलगेट करीब F&O में गुजरात गैस 4% नीचे, TCS 4.5% नीचे, BPCL 4.5% नीचे, L&T टेक यहाँ पर भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आज प्रेशर था और सिलेक्टिव सेक्टर, सिलेक्टिव इंडिसेस जो कि आज तेज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। साथ में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुने एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग नजरिए इस गिरावट के पीछे। एडवांस टैक्स के चलते कुछ शेयरों में तेज गिरावट है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का। मेहरबून ईरानी के मुताबिक मार्च के बाद कई शेयरों में फिर से रिकवरी दिख सकती है। अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी हैज नॉट फॉलन बाय मोर देन 3-4% फ्रॉम द हाइज, बट पोर्टफोलियोज हैव सफर्ड 5, 10, 15, 20, 30%, बिकॉज मार्च हमेशा एक महीना रहा है जहां पे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स फॉल्टर। आप पिछले 10-15 साल का डेटा निकाल दीजिए, ऑलवेज दे फॉल्टर। मेन कारण है एडवांस टैक्स और मेन कारण है टैक्स प्लानिंग। थोड़े लॉस बुक करो कि टैक्स कम भरना पड़े। मोस्ट इन्वेस्टर्स डू दैट। दूसरा चीज जो मार्च महीने में हुआ वो सेबी का डिक्टेट ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड। तीसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू, जहां पे आई थिंक एक्साइटमेंट वाज मोर देन व्हाट पॉसिबली नीडेड। आगे चल के आई थिंक देयर आर नॉट मेनी डोमेस्टिक ट्रिगर्स। आई थिंक अगस्त 10, अगस्त 12 के बाद रिजल्ट सीजन विल स्टार्ट। तो पूरी फोकस रहेगी अगले 3 महीने में ऑन द बिग मूवी कॉल्ड इलेक्शंस। जी, तो बाजार में जब भी ऐसा दिन आता है तो हलचल काफ़ी तेज़ हो जाती है, एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है डेफिनेटली। तब CNBC आवाज़ आपके साथ और आपके काम की बात करता हुआ नजर आता है और कई सारी चीज़ें बाजार से रिलेटेड आगे दिन भर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे राइजिंग भारत समिट की। न्यूज 18 के लोकप्रिय लीडरशिप कॉन्क्लेव राइजिंग भारत समिट का आज से आगाज हो गया है। इस साल कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण है। राइजिंग भारत सम्मेलन 2024 फिलहाल जारी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनीति, कला, इंडस्ट्री, मनोरंजन और खेल से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां अगले 2 दिन में शामिल होने वाली हैं। तो इस साल दिसंबर तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ सकती है। राइजिंग भारत समिट में इस बात का ऐलान खुद IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने कहा कि देश 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप इकोसिस्टम में से एक होगा। दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आ जाएगी। दिसंबर 2024, ज़्यादा दूर नहीं भाई, गिन के नोट करके रख लेना आप लोग। दिसंबर 2024 में पहली चिप आने वाली है। देखो 1962 से प्रयास हुआ, लेकिन किसी भी प्रयास के पीछे जब तक सही नीति और सही आपका फंडामेंटल कन्विक्शन नहीं होता तब तक नहीं हो पाता। मोदी जी का इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है कि हमें विकसित भारत को जब बनाना है, उसके फाउंडेशन में क्या क्या लगेगा। उसके फाउंडेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि आप जो घर में टीवी देखते हो, फ्रिज देखते हो, उसको देखो, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम वो देखो, या जो डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स जाती है वो देखो, या कार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है वो देखो। हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। 5 साल में रेलवे की तस्वीर भी बदल जाएगी, ये कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। राइजिंग भारत मंच के मंच पर उन्होंने रेलवे के बड़े रिफॉर्म्स का जिक्र करते हुए कहा कि अब रेलवे और तेज ग्रोथ के लिए तैयार है। 2047 की हम बात करते हैं, हम उस भारत की बात करते हैं जो विकसित हो चुका है। तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है? उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है? देखिए, आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी बनी है। आज मोदी जी की 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज है। इस 10 वर्ष की लेगेसी में आप देखो, रेलवे में प्रैक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राज्य 100% इलेक्ट्रीफाई हो गए। 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000। करीब करीब
आपके 30,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, यानी जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा। पिछले साल 5,000 किलोमीटर जुड़े थे और इस साल भी कल की रिपोर्ट में देख रहा था 5,246 किलोमीटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े, यानी हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क भारत में जुड़ रहा है। टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स आई, नमो भारत ट्रेन आई। आज वंदे भारत ट्रेन्स में हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं और एस्पिरेशनल यूथ है उनको एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो ये सब जो आपने देखा इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है। अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए, रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। राइजिंग भारत में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर 50 लाख करोड़ से ज्यादा का काम हो चुका है। आपने सड़क के मामले में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, एक नहीं, एक दो नहीं, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसा कोई काम है जो बीते 10 साल में आप नहीं कर पाए और अब जब सत्ता में आएगी बीजेपी तो करना चाहेंगे, वो काम कौन सा है? देखिए, अभी तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, और करीब 284 किलोमीटर हम 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारा, लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को चालू किया 260 जी, हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो उस समय हमारी विजन क्या होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट जी, जैसे मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया मुंबई में, तो मैंने बीपीटी के तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की है कि मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट्स में आप एयरपोर्ट जाएंगे। और नए एयरपोर्ट पर जेटी भी बनाई है जी, जैसे टैक्सी है, एयर टैक्सी है, वैसे वाटर टैक्सी बनाई। और ये वाटर टैक्सी से आप वसई विरार से लेकर तो नरीमन पॉइंट से लेकर आप केवल 17 मिनट्स के अंदर नए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। आपको इटली में एक वेनिस करके शहर है जहां हम होटल में उतरकर पानी में ही अपना सामान रख के डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो उसी प्रकार की कल्पना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एम्फीबियस सी प्लेन मैंने प्रयोग किया था कि पानी पे उतरा हवाई जहाज जी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और विशेष रूप से इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे बड़ी बस है, तो मैं अभी बेंगलोर में स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी कर रहे थे कि जो ऊपर के ऊपर चले, क्योंकि रोड बड़ा नहीं कर सकते। तो अब नेचुरली मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ आती है और मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करूँ 20 से 25 करोड़ रुपए आती है। तो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी ये धौला कुआं से मानेसर तक बीच में ऊपर में पॉन्ड सिस्टम का भी हमने बीच में स्टडी किया था। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में हमारे यहाँ कुछ अध्ययन भी हुआ। हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं। तो राइजिंग भारत समिट लगातार जारी है, जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जारी है। आज शाम अमित शाह होंगे, देश के गृह मंत्री 8 बजे, तो सीधा प्रसारण राइजिंग भारत समिट का सीएनबीसी आवाज पर भी होगा। बात करेंगे चुनावी महासंग्राम की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो करने के बाद तमिलनाडु के सेलम भी पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक रोड शो किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर से 400 पार सीटों का नारा दिया और कहा कि बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहे समर्थन को देखकर इंडिया गठबंधन वालों को दिक्कत हो रही है। और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वो बिहार में एनडीए से सीट नहीं मिलने से नाराज हैं। पशुपति पारस की पार्टी में फिलहाल 5 सांसद हैं। हालांकि अब पारस किस खेमे का रुख करेंगे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इस्तीफा देते समय पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद पतंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया था। डिटेल और लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिए हैं? पतंजलि आयुर्वेद शुगर और बीपी जैसी बीमारियों के ठीक होने का विज्ञापन के जरिए दावा कर रहा था। इन विज्ञापन को लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों के ऊपर रोक लगा दी थी। पतंजलि आयुर्वेद ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो ऐसे विज्ञापन नहीं देगा, लेकिन ठीक इसके बावजूद विज्ञापन अखबार में पब्लिश होते रहे तो कोर्ट ने कंपनी को कंटेम्प्ट नोटिस भेजा था और नोटिस भेज करके 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पाया कि अब कंपनी ने अभी तक इसको लेकर के अपना जवाब दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाई और कहा कि अब आपको इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। कोर्ट ने जो कंपनी के एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी, तब कोर्ट इसमें कड़ी कार्रवाई कर सकता है और कड़ी डायरेक्शंस इसके विज्ञापनों को लेकर के दे सकता है। जी शुक्रिया असीम। अब एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। फ्लाइट के पायलट को अब पहले की तुलना में ज़्यादा आराम मिलेगा। दरअसल 1 जून से डीजीसीए ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ड्यूटी टाइम में बदलाव किए जा रहे हैं। खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, नए नियमों का पहले ऐलान हो चुका था, अब इस बार इस पर लेकर डीजीसीए का क्या आदेश है? जी दरअसल ये जो ड्राफ्ट था ये जनवरी में ही आ गया था, लेकिन जो एयरलाइंस थी खासतौर पर स्पाइसजेट, इंडिगो जो है वो चाह रही थी कि थोड़ा और समय मिल जाए। इसलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस जो जिनमें की सभी बड़े एयरलाइंस शामिल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी डीजीसीए को और कहा था कि उन्हें और समय चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए। लेकिन अब डीजीसीए ने कहा है कि वो जो 1 जून की डेडलाइन है उससे वो नहीं हटेंगे। जो एयरलाइंस हैं उनको ये नए नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अब नए नियमों में है क्या, तो जो अभी फिलहाल 36 घंटे का जो है रेस्ट टाइम मिलता है 1 हफ्ते में, उसे बढ़ा के 48 घंटे की बात कही गई है। जो नाइट लैंडिंग है उसमें एक रात में आप अधिकतम अभी 6 लैंडिंग तक कर सकते हैं, उसको कम करके 2 लैंडिंग तक करने की बात कही गई है। जो नाइट का जो टाइम है उसकी डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। पहले 5 बजे तक ही रात मानी जाती थी, अब जो है नाइट ड्यूटी आपकी 6 बजे तक मानी जाएगी। तो इस तरह से कई सारे बदलाव किए गए हैं जिससे पायलटों को ज़्यादा आराम मिल जाए। लेकिन जो एयरलाइंस है उनका ये कहना है कि फिलहाल उनके पास इतने पायलट्स भी नहीं हैं और इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो इसे लागू कर लें, तो इसलिए वो और टाइम चाह रही थी। लेकिन अब जो डीजीसीए का कहना है कि 1 जून से इन एयरलाइंस को ये लागू करना ही पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि जो एयरलाइंस है उनको कई सारी जो अपनी फ्लाइट्स है, हो सकता है कि अगर वो तैयार ना हो तो उन्हें ग्राउंड करनी पड़ सकती है 1 जून के आसपास, अगर यही स्थिति रही तो। जी, तो क्या ये एविएशन सेक्टर में एक नई तरह की चुनौती क्रिएट कर देगा? लेकिन नियम अब 1 जून से लागू होने वाले हैं, ये बात तय है। बहुत शुक्रिया रोहन इस खबर के लिए।
और अब बात करेंगे आज के कंज्यूमर अड्डा की। प्रोटीन हम सब करते रहते हैं, कहते भी हैं, जानते भी हैं कि प्रोटीन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन एक आम व्यक्ति को रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किस तरीके का प्रोटीन लेना चाहिए, प्लांट बेस्ड और एनिमल प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में अंतर होता है, बॉडी इन्हें कैसे एब्जॉर्ब करती है, ढेर सारे सवाल होते हैं जब बात आती है प्रोटीन की और हर कोई अलग जवाब देता है। लेकिन आज एक सटीक जवाब देने की होगी कोशिश कंज्यूमर अड्डा में। प्रोटीन हर रोज क्या हो डोज, जरूर देखेगा आज का कंज्यूमर अड्डा।